नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नाविश्यम एकेडमी में। चलिए आज संविधान को आगे लेके चलते हैं। और अभी तक हमने 1773 से 1853 तक पढ़ा है। उस तक क्या था कि 1773 तक 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी का शासन था। हमने आपको बताया था कि जो भारत में शासन हुए हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब जो ब्रिटेन की संसद है, वहाँ की महारानी है, और वहाँ उनका जो शासन चला उसका अलग है, और जो कंपनी का शासन चला उसका अलग है। तो कंपनी का शासन करीब 100 वर्षों तक चलता है, आपका 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ताज के शासन की। अब 1853 का हो गया था पिछली वीडियो में एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं ताज का शासन। ताज का शासन कहाँ से कहाँ तक है? 1858 से 1947 तक, हमारे भारत की आज़ादी तक ये बात है ताज के शासन की। तो उसमें से सबसे पहला अधिनियम आता है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक जो था वो ऐसा था कि जो कंपनी का शासन था, जो भी 1773 का था, 1853 का था, जो भी 1833 का थे, चार्टर आ रहे थे, वो सारे 20 वर्षों में आ रहे थे। वो सारे जो चार्टर थे, चार्टर मतलब राजलेख, वो सारे 20 वर्षों में आ रहे थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति होती है। आप सारे जानते होंगे 1857 की क्रांति, जो कई कारण थे उसके। और जैसे मान लीजिए मेरा लड़ने का उद्देश्य आपसे है, तो कई कारण होंगे मेरे लड़ने के उद्देश्य से, पर कोई ना कोई बहाना मुझे चाहिए होगा आपसे लड़ने के लिए। तो वो एक बहाना ही आप कहेंगे कि ये मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण हुआ था कि ऐसे बहुत से कारण थे, पर जो सबसे प्रचलित कारण वो है कि जो मंगल पांडे जी थे, उन्होंने जो कारतूस जो हुआ करती थी वो गाय और सूअर की चर्बियों से बना करती थी। और कारतूस में क्या था कि जो कारतूस होती थी बंदूक में भरी जाती थी, उसको पहले दांत से खींचना पड़ता था, फिर इसको बंदूक में डालना पड़ता था, और एक पतली सी सरिया सी होती थी, उसको ऐसे करके उसे करना पड़ता था, फिर उसको चलाना पड़ता था। उसकी ऐसी प्रक्रिया थी। तो उसको दांत से खींचने के लिए मंगल पांडे जी ने मना कर दिया था कि इसमें गाय की चर्बी है और सूअर की चर्बी है, हम इसे दांत से नहीं खींच सकते हैं। तो इस वजह से सैनिक विद्रोह कहलाया। और सैनिक विद्रोह के बाद में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत थी, जो बहुत ही बड़ी महान क्रांति बोली जाती है 1857 की क्रांति, उससे पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश कंपनी जो थी वो पूरी उसकी नींव हिल सी गई थी। अगर सही तरीके से कहा जाए, जो 1857 की क्रांति जो थी हमारी, तो अगर उसको सही रूप में, अगर सही दिशा निर्देश मिलता, तो वही हमारा भारत की आज़ादी का एक उद्देश्य होता। उद्देश्य क्या मतलब समझ लीजिए, भारत की आज़ादी उसी से हमें मिल जाती। कारण कुछ ऐसा हुआ था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए कार्य करने लगे थे। ऐसा हुआ था कि मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश कंपनी जो थी उन्हें भारत से बाहर भेजना था। पर हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे हमारी आपकी दुश्मनी है, तो हमने क्या किया कि जैसे 1857 की क्रांति हुई, कोई दंगा हो गया, तो हम आपसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप हमारे भारतीय हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। न कि अंग्रेज़ों को भगाने की बजाय हम आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो यहाँ भारत के जो व्यापारी थे, जो पैसे वाले सेठ वगैरह थे, उन्हें लूट रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी जो शुरुआत अच्छे से हुई थी, उसको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर उसे जाना पड़ा कह सकते हैं, या ले जाया गया। और 1857 की जो क्रांति थी उसे अच्छी शुरुआत मिली, पर उसका अच्छा अंत नहीं हो सका। अगर अच्छा अंत होता तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो जाते। और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो कोई हमने लड़के लड़ाई नहीं ली है। जो उनके जो भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने हमें अपनी मर्जी से दिया है। तो कहा जाता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी गुलामी भी लिखित रूप में ली थी और अपनी आज़ादी भी लिखित रूप में ली थी। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो आता है 1946 में आई थिंक है, और आगे आएगा बताएंगे आपको, 1946 से 1946 का है, वो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे प्रस्तुत करती है, आगे सब पूरा डिटेल में बताएंगे, प्रस्तुत करती है, फिर उसे पारित करती है, और फिर आदेश करती है कि ठीक है भैया, अब आप लोग आज़ाद हैं, हमारा नियंत्रण आपके ऊपर नहीं है। समझने वाली बात है कि हमने कोई लड़के आज़ादी नहीं ली है। लड़के आज़ादी तब होती जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, अगर उसमें हम लोग विजय प्राप्त करते, तो हम लोग कहते कि हमने लड़के क्रांति ली थी। दबाव बनाया, ठीक है, मान लिया दबाव बनाया, मिला, पर वो बात नहीं थी। चलिए शुरुआत करते हैं आज 1858 की। और गर्मी स्टार्ट हो गई है,
और छतों पर अपने पानी रखें और चावल या कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उन्हें प्यास लगती है, और गर्मियों में जो होते हैं नदी नाले तालाब वो मात्राएं कम हो जाती है पानी की, नाले नदी वगैरह होती हैं उनका पानी कम हो जाता है, और जो तालाब होते हैं उनका पानी सूख जाता है, इसकी वजह से जो पक्षी होते हैं उन्हें पानी मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अपनी अपनी छतों पर सारे लोग पानी रखें, और उनके खाने के लिए भी आप कुछ रख सकते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं इसके साथ। बात करते हैं ताज के शासन की। 1857 की क्रांति हुई, 20 वर्षों में पहले चार्टर आता था, फिर 20 वर्षों में पहले चार्टर आता था, पिछला चार्टर 1833 में आया, उसके बाद में 1853 में आया। ठीक है, 20 वर्ष लगे आने में। तो तीसरा जो चार्टर था वो कितने में आना चाहिए? 1877 में आना चाहिए था। 53 + 20 77, 20 वर्ष में के बाद 1877 में आना चाहिए था चार्टर। पर ये भाई 1858 में ही क्यों आ गया? 1858 में इसलिए आ गया था क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसे बताया ना आपको कि पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट, पूरी कंपनी जो थी उसकी नींव हिल गई थी। इसलिए उन्होंने शासन व्यवस्था को, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मतलब और अच्छा करने के लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। भारत शासन अधिनियम को जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रस्तुत किया था, और कुछ कारणों की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया और पारित किया। महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने पारित किया। और एक ये जो सबसे लास्ट पॉइंट हमने लिखा है, ये वाला सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये सबसे पहला पॉइंट होगा, थोड़ा लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने, जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय के यहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, तो उस समय के गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, कहाँ? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा पड़ी थी। यह जो अधिनियम था इसे पारित कर दिया था महारानी विक्टोरिया ने। और यह अधिनियम की विशेषता जो थी, जो क्या क्या इसमें है, इसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, और जिसे भारतीयों ने, जो भारतीय थे, जो कुछ पढ़े लिखे थे, जो अच्छे वर्ग थे, जो समझदार थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो है ये अधिनियम जो बहुत अच्छा भारतीयों के लिए, ये भारतीयों के लिए कोई अच्छा नियम नहीं था। उन्होंने क्या किया था, अभी आगे 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 बताएंगे, समझते हैं बात को। भारतीयों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी थी, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी थी। सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? यह अधिनियम भारत शासन को अच्छा बनाने के लिए जाना जाता है कि भाई 1857 की क्रांति हुई, 1858 में ये आया। अब ताज शासन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी को खत्म कर दिया गया होगा, तभी तो ताज शासन आया। ब्रिटिश कंपनी को खत्म किया गया, तब ताज शासन आया। अब ताज शासन आते ही उन्होंने क्या किया कि भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। दूसरी बात कहा जाता है कि भारत का शासन ब्रिटिश कंपनी से लेकर महारानी के हाथों में दे दिया गया। किससे लेकर? ब्रिटिश कंपनी से लेकर महारानी के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को समाप्त कर दिया गया, कह दिया कि भैया आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, आप अपने घर बैठिए, एंजॉय कीजिए, और आपका कोई काम नहीं है। और ब्रिटिश कंपनी के सारे कार्य, यहाँ व्यापार सारे समाप्त कर दिए गए, और सीधा नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब संसद, या प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं आप महारानी विक्टोरिया का, मतलब ताज का शासन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो नियुक्त किए गए थे, बताया था आपको। नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये दो जो संस्थाएं बनाई गई थी, इनसे ये दो संस्थाएं जो थी, ये भारत में नहीं रहती थी, ये रहती थी इंग्लैंड में ही, मतलब ब्रिटेन में ही, बट वहाँ पर बैठकर ये कार्य करती थी। वहाँ से बैठकर ये दिशा निर्देश देती थी कि भारत में अब ये नियम आना चाहिए, भारत में अब ये होना चाहिए, भारत में ये होना चाहिए, ये सारे दिशा निर्देश देते थे। फिर बात करते हैं, इन्हें क्या कर दिया गया? निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। और एक ब्रिटेन में गृह सरकार की स्थापना की गई। अब गृह सरकार की स्थापना की गई, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि जो गृह की सरकार होगी, भारत क्या है? भारत एक उपनिवेश है। सबसे पहली बात, उपनिवेश क्या होता है वो बात करते हैं। उपनिवेश वह होता है जहां पर हम
अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और निवेश करते हैं उसे हम उपनिवेश करते हैं। तो ब्रिटेन जो था वो अपने पैसे या अपना व्यापार यहाँ भारत में कर रहा था, अपने पैसे लगा रहा था यहाँ पर और यहाँ से पैसे लूट भी रहा था, तो कहीं ना कहीं वो निवेश कर रहा था। तो अपने क्षेत्र को छोड़कर वो भारत में निवेश कर रहा था, इसीलिए उसे उपनिवेश कहा जाता है भारत को। और भारत जैसे कई देश जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, क्योंकि इंग्लैंड ने कई जगहों पर कई देशों में अपना कई देशों को उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, तो बात करते हैं कि निषंग मंडल और उसके समाज गृह सरकार की स्थापना की गई। गृह सरकार की स्थापना की। गृह सरकार के अंतर्गत क्या किया गया कि भारत के लिए राज्य सचिव की स्थापना की गई। भारत के लिए राज्य सचिव पद की नियुक्ति की गई। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। फिर उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। सबसे पहली बात क्या हुआ, गृह सरकार के अंतर्गत बात करते हैं, क्या भारत सचिव बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि 15 सदस्यीय भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद बनाया गया। भारत परिषद क्या थी, भारत परिषद जो थी वो भारत सचिव की सलाहकार हुआ करती थी। भारत परिषद जो है वह भारत सचिव की सलाहकार हुआ करती थी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंग्लैंड में ही है। भारत नाम जुड़ा है पर भारत में नहीं है। ये इंग्लैंड में ही बैठी कार्य कर रही हैं। भारत में कौन बैठा है, भारत का गवर्नर जनरल, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नियुक्त किया है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कि इसमें 15 सदस्य होते थे। कितने, 15 में जो था 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता था। 8 सदस्यों की ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करते थे। ठीक है, ये बात करते हैं, ये गृह सरकार की बात हो गई। इससे मिलकर हमारी गृह सरकार बनी। और ये जो है भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। भारत परिषद में कितने सदस्य थे, 15, और 15 परिषद के सदस्यों का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। और भारत सचिव जो था वो सारे नियम कानून भारत के लिए बनाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो राज्य सचिव हुआ करता था वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य हुआ करता था। मतलब कि वह ब्रिटिश संसद का एक सदस्य हुआ करता था। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसे भारत का वायसराय नाम से पद का निर्माण किया गया। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, उसका पद का नाम सिर्फ बदला गया। मतलब कि जो पद है, जैसे मान लिया ब्रिटिश कंपनी को समाप्त किया गया है, तो भाई कहीं ना कहीं तो पूरा समाप्त किया जाए, भले ही नाम बदल जाए पर समाप्त कर दिया जाए। तो जब कंपनी समाप्त कर दी गई तो गवर्नर जनरल उसके साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब गवर्नर जनरल समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में क्या किया गया कि उस गवर्नर जनरल जो था भारत का, उसको वायसराय का नाम दिया गया। ठीक है, बात करते हैं फिर उसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। मतलब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भाई व्यक्ति तो वही रहेगा, तो वही अंतिम था, और जो बदला गया वायसराय वो पहला हो गया। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य था कि 1857 जैसी जो महान क्रांति हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। मतलब जो 1857 की जो क्रांति हुई है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी की कहीं ना कहीं चूक रही होगी, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट मानता था। तो इसको यह चीज़ दोबारा न दोहराई जाए, तो उसके लिए क्या किया गया कि इसका उद्देश्य था किसका, 1858 का, कि 1857 की जो क्रांति हुई वह रिपीट न हो। फिर बात करते हैं भारत परिषद के सदस्यों का वेतन। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद जो थी 15 सदस्यों की, उसके जो सदस्य थे उनका वेतन खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, किससे दिया जाता था, भारतीय राजस्व से दिया जाता था। हालांकि इसका विद्रोह हुआ था, कांग्रेस ने इसका विद्रोह किया था। उसके बाद में 1919 में प्रावधान आया था कि जो इसकी सदस्य की जो 15 सदस्य हैं इनको कम करके 8 कर दिया गया था, और उसके बाद में इसका वेतन और खर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट ही देगा। ठीक है, मतलब सोचने वाली बात है कि भारत पर शासन करने के लिए बनाई गई, बैठी वो टीम परिषद जो है वो बैठी इंग्लैंड में है, और खर्चा भारत से जा रहा है, उनका वेतन भारत से जा रहा है। समझ सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं कि इस परिषद का कार्य भारत के सचिव को भारत के शासन के लिए सलाह देना था। जो भारत की परिषद थी उसका कार्य यह था कि वो भारत के सचिव को सलाह दे
किस लिए सलाह दे कि वहाँ का जो शासन किस तरीके से किया जाए, क्या क्या नियम कानून बनाए जाए, उसके लिए वो सलाह देता था। फिर बात करते हैं, भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्य को पद से नहीं हटा सकता था। मतलब भारत सचिव जो था उसके पास यह अधिकार नहीं था कि वो परिषद के सदस्य को हटा दे, क्योंकि यह अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसका अधिकार सिर्फ, अधिकार है भैया, अधिनियम मत लिख लेना, इसका अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। पता नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के पास था। मतलब कि जो परिषद के सदस्य उनको हटाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। फिर बात करते हैं, भारत सचिव के आज्ञानुसार, भारत के वायसराय को कार्य करना बाध्य था। मतलब भारत का जो वायसराय था वो भारत के जो सचिव हैं, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति जो इंग्लैंड में बैठे हैं, वो जैसे दिशा निर्देश देंगे भारत का वायसराय वैसे वैसे कार्य करने के लिए बाध्य है। ठीक है। फिर बात करते हैं, 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग की बात हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपको दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं उसे और इजी करने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहीं से हमारे ताज शासन की शुरुआत होती है। मतलब महारानी विक्टोरिया की डायरेक्ट एंट्री हो जाती है कि भैया अब वहाँ का जो ताज है, वहाँ के जो रानी हैं, उनका सीधे सीधे शासन होगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।